and welcome Smartians. I am Parag Singhal, फिजिक्स फैकल्टी स्मार्ट अचीवर्स। आज फिर मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और पेपर का सॉल्यूशन लेके, और इस बार जो सॉल्यूशन है वो है 27th Jan शिफ्ट 2 फिजिक्स 2024। जैसा लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था, लास्ट टाइम मैं शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन लेके आया था 27 Jan। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ 27 Jan सेकेंड शिफ्ट। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी कि अब आपको नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो जाना है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, पिछले सेशन यानी इसका मतलब जनवरी सेशन, इस बार के सेशन के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैं तो फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मे बी केमिस्ट्री और मैथ्स, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे शिफ्ट के पेपर एक बार फिर से आपको डिटेल में देख के प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये समझ लेना है कि कहाँ पे मिस्टेक्स आपसे हुई है अपने सेक्शन में, या फिर और कहाँ किस सेशन में पेपर मुश्किल था या कैसे क्वेश्चंस थे। ओवरऑल ये काम आपको कर लेना है। और हो सकता है कि ये लग रहा हो कि इससे क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली यदि आप ऐसा करते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे कोई डिले मैं नहीं करूँगा, जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, बहुत फास्ट होगा ये सॉल्यूशन, बहुत फास्ट होगा ये वीडियो, जिसमें आप लोग सारे के सारे 30 क्वेश्चंस देख लेंगे, सबके सॉल्यूशन देख लेंगे, सॉल्यूशन मेथड देख लेंगे विद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टेक्निक, ईजीएस्ट कैलकुलेशन, एवरीथिंग। यहाँ पे बहुत कम टाइम में मैं आपका ये कराने वाला हूँ, और आप लोग इसको देखते रहिए, बने रहिए। और जैसा कि हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप करते हो हमेशा से, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ए हैवी आयरन बार ऑफ वेट हैवी आयरन बार ऑफ वेट 12 kg is having its one end on the ground। यहाँ पे क्वेश्चन है एक बार का जिसका मास आपको गिवन है, मास इज 12 kg और वी कैन कन्वर्ट इनटू वेट। सो मास इज 12 kg, इट्स वन एंड इज ऑन द ग्राउंड एंड द अदर ऑन द सोल्जर ऑफ ए मैन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो एंड हैं, एक एंड को ग्राउंड पे प्लेस किया गया है, दूसरा एंड एक पर्सन के सोल्जर के ऊपर रखा हुआ है, और रॉड जो है, रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ये भी गिवन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रॉड विद द हॉरिजॉन्टल। हमें निकालना है द वेट एक्सपीरियंस बाय द मैन, या इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यानी रिएक्शन वो एंड कितना मैन के ऊपर लगा रहा है वो हमें निकालना होगा। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैन है, सो दिस इज ए मैन, सो हियर इज द रॉड। तो यहाँ पे ये एंगल जो हमारे को गिवन है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। वन एंड ऑफ द रोड इज हियर, सो दिस इज एंड ए, अदर एंड इज प्लेस्ड ऑन द सोल्जर ऑफ दिस पर्सन बी। हम लोगों को मालूम है कि जब भी हम ग्राउंड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगाता है। तो लाइक दिस वी हैव ए नॉर्मल रिएक्शन हेयर, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगी, और जितना नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे रॉड लगाएगी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मैन लगाएगा, बिकॉज इट इज स्टेशनरी सिचुएशन, दोनों पॉइंट स्टेशनरी है, पर्सन स्टेशनरी है, रॉड स्टेशनरी है। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन नीचे होगा, यानी कि उतना ही वेट मैन एक्सपीरियंस करेगा जितना ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो लेट अस से दिस वन इज N1, दिस वन इज N2, और एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि वेट सेंटर ऑफ मास पे वर्क करता है। दिस इज 12 G। यदि आप ध्यान से देखें, ये इस क्वेश्चन के केस में एक सिंपल डायग्राम हो गया इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें N2 की वैल्यू निकालनी होगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये रोड या बार इक्विलिब्रियम में है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे इजीली अप्लाई की जा सकती है। आप लोगों को पता है दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है।
दोनों ही केसेस की इक्वेशंस, इन केस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम आप टॉर्क की इक्वेशन को जीरो कर सकते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आप फोर्स की इक्वेशन को जीरो कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं ए के अबाउट मोमेंट की इक्वेशन को जीरो। तो हम लिखेंगे मोमेंट अबाउट ए शुड बी जीरो। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये बार इक्विलिब्रियम में है। तो यदि हम इस पे ऊपर मोमेंट अबाउट ए लिखते हैं तो हम देख सकते हैं जो ए पॉइंट से रिएक्शन जा रही है, यदि आप ध्यान से देखें n1 ए पॉइंट से पास हो रही है और इसके लिए मोमेंट के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए होती है, डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि n1 का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा स्ट्रेट अवे। 12g के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यदि हम इस रॉड की लेंथ को l ले लें, लेट अस से दिस लेंथ इज l, तो ये हो जाएगा l/2। l/2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे को मालूम है कि वेट हाफ पे लगता है और इसका ये वाला कंपोनेंट यदि हम निकालें तो ये आ जाएगा l/2 cos थीटा। तो यहाँ पे यदि आप इस 12g का मोमेंट लिखते हैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट A, तो इट विल बी l/2 cos थीटा इंटू 12g। डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। यदि आप देखें इसकी डायरेक्शन, हम पॉइंट A पे अपना एक लाइक दिस, वी कैन फिक्स दिस पॉइंट A एंड ट्राई टू रोटेट दिस रोड। तो यदि आप देखें तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज जनरली हम नेगेटिव लेते हैं, तो वी पुट हियर ए नेगेटिव साइन। तो इट्स अ मोमेंट ऑफ 12g। नाउ हम मोमेंट निकाल सकते हैं n2 का इन द सिमिलर वे। तो यदि आप n2 का मोमेंट निकालेंगे तो n2 के लिए दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका मोमेंट यदि आप देखेंगे तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आ जाएगा l cos 60, थीटा इज गिवन 60 इंटू n। तो यहां से यदि हम सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है 6g न्यूटन। और यदि हम मास की टर्म्स में बोले कितना मास उसको फील होगा, तो मास जो उसको फील होगा दैट विल बी 6 kg। तो जब मास फील करेगा पर्सन दैट विल बी 6 kg एंड ऑप्शन 4, यू कैन सी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगेन सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के ऊपर दिया गया है। ट्रांसफार्मर पे हर साल क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रांसफार्मर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी, ट्रांसफार्मर से आपको क्वेश्चन मिलता ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांसफार्मर से आपको बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफार्मर बड़ा ईजी है, यदि आप लोग ध्यान से देखें तो ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला बहुत ईजी है। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बराबर होता है वोल्टेज इन प्राइमरी एंड वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं द रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे आपको ये रेशो गिवन है, NP बाई NS is given as 10 divided by 1. Okay, and primary side is connected to 230 volt. It means voltage across the primary is 230 volt. तो यहाँ से हम voltage across secondary easily workout कर सकते हैं। तो यदि हम इसको रखते हैं यहाँ पे 10/1 equals to 230 upon voltage in secondary. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस आप लोग करते हैं। सबसे बेसिक ईजीएस्ट फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर के अंदर, NP/NS इक्वल्स टू VP/VS। इसको करंट की टर्म में भी लगाया जा सकता है, लेकिन करंट की टर्म में यदि आप इसको लगाएंगे तो ये रिलेशन इनवर्स हो जाता है। यदि आप इसको करंट के क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें करंट में रिलेशन चेंज हो जाता है, बस ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें करंट की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे तो सिर्फ वोल्टेज की जरूरत थी। तो वोल्टेज यहाँ से निकल के आ जाएगा 23 वोल्ट।
नाउ लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी साइड इज 46 ओम। तो यदि सेकेंडरी साइड में देखें तो वहां पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है 46 ओम का। तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा इफ दिस वोल्टेज इज कमिंग टू द सेकेंडरी? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे को पावर का फॉर्मूला याद है, यदि हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम है, इट इज V स्क्वायर अपॉन R। इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे स्ट्रेट अवे। 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 46, और पावर की यूनिट आप लोग जानते ही हैं, इट इज वॉट। तो फाइनली यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 11.5 वॉट। तो 11.5, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन जैसा कि मैंने शिफ्ट 1 में आपको डिटेल में बताया था, ऐसा ही पैटर्न आप देख रहे हो कि कुछ शिफ्ट 2 का पैटर्न भी सेम ही है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो यहां पे तीनों पॉइंट ऑफ से देखें आप, तो तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पेपर आसान बना दिया गया है। टॉपिक जो बेस्ट टॉपिक है किसी भी चैप्टर का, जिससे यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यदि टॉपिक के ऊपर भी बात करें तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है, सीधा यदि आपको फॉर्मूला याद है और आपने अप्लाई किया है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पार्ट इज ऑल्सो ईजी। ऐसा ही कुछ हमने पैटर्न 27 जन फर्स्ट शिफ्ट में देखा है, और वही पैटर्न अब यहाँ भी हम देख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इट्स ए व्हीट स्टोन ब्रिज क्वेश्चन। अगेन वहां भी एक क्वेश्चन आप देख रहे थे कि व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर आया था, मीटर ब्रिज के ऊपर, और ये क्वेश्चन आ ही रहा है, हर सेशन में आ रहा है। मैं और भी सेशन के पेपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वहां पे भी आप देखिए ये क्वेश्चन आ ही रहा है। इतना यदि हम लोगों को क्लियर हो जा रहा है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप इस टॉपिक पे क्वेश्चन कर लीजिए। कितना बड़ा ये टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें 2 फॉर्मूले हैं, वो आप याद कर लीजिए, लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप लोगों को मालूम होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसको आप रो से याद करते हैं, ओके, ऑफ ए गिवन वायर हैविंग लेंथ L एंड रेडियस R, इफ X इज द रेजिस्टेंस। सो ये फॉर्मूला तो हम लोग सब याद ही करते हैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो यदि हम यहां से रो निकालें तो ये आ जाता है R A अपॉन L। R इज X, A इज पाई R स्क्वायर एंड लेंथ इज L। सो एवरीथिंग इज सेम ओनली। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, रेजिस्टिविटी इज S1। If the length of wire gets doubled, now in the second case हम लोगों ने इसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया है, तो न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि न्यू रेजिस्टिविटी या न्यू S2 क्या होगा, ये हमें बताना होगा। यहां पे बहुत ही अच्छा सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग याद रखिए कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टिविटी होती है, it is completely depends on the type of material, it's a property of material, है ना। आप लोग अच्छे से जानते हैं ये चीज, अच्छे से आप लोग बोर्ड में भी करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कंफ्यूज करने को, बट यू मेक इट क्लियर कि जो रेजिस्टिविटी होती है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। तो हमने मटेरियल तो चेंज किया नहीं है, हम उसकी लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यदि आप ध्यान करें, लेंथ को बढ़ाने से या एरिया को चेंज करने से रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली जब तक आप मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे मटेरियल को चेंज किया ही नहीं गया है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। सो नो कैलकुलेशन, ओनली वेरी बेसिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि आप बोर्ड में लर्न करते हैं, एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लर्न कर चुके हैं। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपसे शुरुआत से ही बात करता जा रहा हूँ। तो इसको देखते हैं।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद करिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस पे वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मिनिमम कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इतना चाहिए ही चाहिए। तो उतना करने के लिए हमें क्या, इसमें वर्क फंक्शन गिवन ही है हमारे को, तो स्ट्रेट अवे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। हियर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमारे को निकालना ही है। सब कुछ गिवन है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस, हमें इसको ईवी से जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। सेकेंडली एच की वैल्यू भी आप लोगों को मालूम ही है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। न्यू नॉट हमें निकालना है, तो न्यू नॉट को यदि आप ध्यान से देखें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 34, तो 15, and 15 विल बी पॉजिटिव जब ये ऊपर जाएगा, तो इट विल बी पॉजिटिव एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। सो जैसा आप देख रहे हैं, कैलकुलेशन भी नहीं है क्वेश्चन में इस बार, ये चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ रहा है, और कैलकुलेशन भी नहीं है बिल्कुल। तो यहां पे आप देखें ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। सो ये क्वेश्चन न्यूक्लियाई से आया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ 6C12, तो यहां पे हमें 6C12 का मास दिया हुआ है 12. एक चीज यहां पे आप ध्यान रखेंगे, ये सारे डिजिट हमें कैरी करने होंगे, क्योंकि AMU में जो मास होता है वो काफी स्मॉल होता है और उसको हमें ध्यान से करना पड़ेगा। दूसरा मास कितना गिवन है, 6C3 इक्वल्स टू 13.003354 AMU, और हमें निकालना है रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव ए न्यूट्रॉन फ्रॉम 6C13 इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, तो यहाँ पे हमें निकालना है, इस न्यूक्लियस से हमें एक न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन का मास हमें गिवन है, इट इज 1.00865 U। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब आप इसमें से न्यूट्रॉन को रिलीज करेंगे तो देयर विल बी मास डिफेक्ट, ओके। तो उस मास डिफेक्ट के बराबर हमें एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो पहले हम वो मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, तो मास डिफेक्ट कितना होगा वो देख लेते हैं। तो मास डिफेक्ट जो हो जाएगा 1.00865 प्लस 12.00000 एंड वन मोर जीरो, और इस दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस 13.00334। तो यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो मास डिफेक्ट यहाँ से निकल के आएगा 1135, तो 0.00 इतने AMU आ जाएगा। और हम लोगों को मालूम है कि 1 AMU यदि मास डिफेक्ट होता है तो 931 MeV एनर्जी रिलीज होती है। सो इतना मास डिफेक्ट होने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिएगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो एनर्जी आ जाएगी इस क्वेश्चन में 0.00531 इंटू 931 MeV। सो इसको फर्दर यदि हम देखें, यहाँ से हम इसको 2 पॉइंट यहाँ लेके जा सकते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई थिंक यदि आप ध्यान से देखें इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 और लेस देन 10, तो ये 5.3 से कम, यानी अप्रॉक्स इट विल बी
4.95 MeV। सो ये थोड़ा लॉजिकली आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि चारों पार्ट आपके सामने हैं, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी ज़्यादा हो रहा है 5.3 से, तो ऑब्वियसली 4.95 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। तो ये चीज़ हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर पढ़ते हैं, 11th में क्लियरली पढ़ते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे उल्टा स्टेटमेंट है, लिमिटिंग force of static friction depends on the area of contact and independent. This statement is clearly false. The limiting force of kinetic friction is independent of area of contact and depends on material. So this statement is clearly true. तो ये statement based question 11th के ऊपर static friction के ऊपर theoretical knowledge based question बहुत clearly हम लोग करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अगेन फिर से हम देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है जिसको बहुत बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी की बुक से हम लोग लर्न करते आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में भी आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है जिसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ टॉपिक की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए medium of refractive index 3. So now we have a medium of refractive index 3. Electromagnetic wave of intensity itna falls normally on the object. It is absorbed completely. The radiation pressure on the object would be radiation pressure. So radiation pressure, यदि आप लोगों को याद हो, रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम उससे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में निकाल सकते हैं। तो यदि हम मीडियम में स्पीड निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद आप ध्यान से देख सकते हैं ये रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है, एवरीथिंग इज गिवन, इंटेंसिटी इज गिवन। तो इंटेंसिटी को आप देख सकते हैं, तो इंटेंसिटी को आप देख सकते हैं, इंटेंसिटी इज 6 × 10⁸, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज 1 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸, तो 6 इज द आंसर एंड द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो वंस अगेन रेडिएशन प्रेशर अक्सर जेईई के पेपर में पूछा ही जाता है। इसमें भी 2 केस होते हैं, एब्जॉर्प्शन वाला भी होता है, रिफ्लेक्शन वाला भी होता है। दोनों भी हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन हो जाए कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन हो जाए। रिफ्लेक्शन के केस में आपको पता है कि मोमेंटम डबल हो जाता है सिंपल मोमेंटम का। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से किए हुए हैं। बस फॉर्मूला ये याद रखना है कि रेडिएशन प्रेशर इक्वल्स टू इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और यदि मान लीजिए ये रिफ्लेक्शन होता कंप्लीट तो ये 2I/c हो जाता, और यदि इन केस पार्शियल होता तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, कितना पोर्शन इसका एब्जॉर्प्शन का है, कितना पोर्शन इसका रिफ्लेक्शन का है। तो ओवरऑल फिर से एक बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे देखते हैं, इट्स ए एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रेशर ऑफ ए गैस इज pressure of a gas, so its pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशन है वो लाइक दिस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, उस एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, T⁻³ इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस तरह से ये हमारे पास एक एडियाबैटिक इक्वेशन है। लेकिन हम लोगों ने जो इक्वेशन याद की है तो उसमें यदि आप लोगों को याद हो तो हम लोग इसको इस फॉर्म में याद करते थे, Pv⁻γ इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। v को यदि हम रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ t इसी इक्वेशन के अंदर
तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम क्या करें, PV इक्वल्स टू nRT, n इज मोल्स, तो वो इस क्वेश्चन में इफेक्ट डालने नहीं वाले हैं, R इज ए कांस्टेंट। तो यहां से यदि हम V को ऐसे लिख दें T अपॉन P, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, द नेचर ऑफ PVT इज यूज्ड। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, V इक्वल्स टू T अपॉन P। तो यदि हम इस इक्वेशन में इसको रखते हैं तो इट विल बी T अपॉन P की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे P की पावर 1 माइनस गामा एंड T की पावर गामा, या फर्दर यदि हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो इट विल बी गामा ओवर 1 माइनस गामा। ये एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली भी बुक में मिलेगा आपको, कुछ लोग इसको डायरेक्टली भी याद करते हैं, बट इसको आप इजीली निकाल भी सकते हैं। और यदि आप कंपैरिजन करें तो दिस फैक्टर इज -3, क्लियरली क्वेश्चन के अंदर ये फैक्टर हमें -3 दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालनी है Cp अपॉन Cv की, जो कि गामा होता है। तो हम इसको रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा गामा ओवर गामा -1 इक्वल्स टू -3 और माइनस के 3 गामा, सॉरी 1 माइनस गामा होगा ये। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो इट विल बी प्लस का 3 गामा एंड माइनस का 3। तो यदि आप इसको रीअरेंज करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 2 गामा, तो गामा इक्वल्स टू 3/2। तो अगेन थर्मोडायनेमिक्स की एडियाबैटिक की इक्वेशन PV इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको आप इसमें B को रिप्लेस कर सकते हैं T से, या फिर P को रिप्लेस कर सकते हैं V से। बहुत सारे इसके वेरिएशंस अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं इस तरह के, और बेसिक क्वेश्चन है ये सब, सबको मालूम है। PV इक्वल्स टू RT, दीज इक्वेशंस ओनली द मैथमेटिक्स एंड कंपैरिजन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सो थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कैलकुलेशन भी बहुत ईजी आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अगेन ये भी बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि आप लोग ध्यान करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ दीज आर द फील्ड लाइंस, दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली बात तो हमें ये चीज समझनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, तो यहाँ पे वर्क पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, इट इज करेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एवरीवेयर, तो इट कैन नॉट डू वर्क। और इसके अलावा भी यदि आप देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यदि कोई चार्ज मूव करता है तो वर्क डन हमेशा 0 ही रहता है। दूसरी चीज, इसका रीजन बिल्कुल क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी वर्क नहीं करता है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, एवरीथिंग इज करेक्ट। सो बोथ A and R are correct. So both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So it's a very very basic and theoretical question. जैसा कि मैं पहले भी आपसे देख रहा था, फ्रिक्शन के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इजी है, बस आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 वोल्ट मीटर्स। सो हियर वी हैव 3 वोल्ट मीटर्स कनेक्टेड इन ए सर्किट। लास्ट टाइम भी हम देख रहे थे सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं जेईई मेन के अंदर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मींस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड इज R3 एंड द रीडिंग आर V1, V2 एंड V3। हमें इसमें ऑप्शन निकालना है। तो यदि हम मान लीजिए, देखो ये तो बहुत क्लियर है कि जब भी हम पैरेलल में दो चीज़ कनेक्ट करते हैं तो जो इस लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा इस लाइन के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही रहता है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, तो ये ऑप्शन तो कभी रहेगा ही नहीं। इसके अलावा ये भी नहीं हो सकता बिकॉज बराबर रहना है, पैरेलल में है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और ये तो होगा ही नहीं
क्योंकि पैरेलल में है तो इसलिए बराबर होंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन लाइन में आप देख सकते हैं, और ये तो बहुत बेसिक ही क्वेश्चन है जो हम लोग करते हैं कि पैरेलल के अंदर जितनी भी आर्म्स होती हैं उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसको देखते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो हम मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट टाइम भी हम लोग देख रहे थे, शिफ्ट 1 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इज ए डायाटॉमिक गैस, तो इसके लिए हम CV की वैल्यू यहाँ पे 5/2 रखेंगे एंड N CV तो हमने रख ही दिया है 5/2 nRT। सो ये हमारा फॉर्मूला इस केस में हो जाएगा, और 5/2 N is 1 mole, R you know R 8.31 एंड टेम्परेचर। लास्ट टाइम भी ये चीज़ मैंने आपको बहुत क्लियरली बताई थी कि जो कॉमन मिस्टेक है, फॉर्मूला इसको याद भी रखते हैं आप लोग कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है। यदि आप डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेट अवे गलत हो जाएगा। तो यदि आप देखें इट विल बी 750 इंटू 8.31। यदि आप फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं आप इसको मल्टीप्लाई, एंड इट विल बी कम आउट 6, आई थिंक यू कैन वर्क आउट 56, और इट विल बी 6232.5। तो इसको आप करके भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अपना नॉलेज बेस्ड भी कर सकते हैं, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। अदरवाइज आप इजीली कैलकुलेशन करके इसको कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कई बार करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी की डायमेंशंस, आप ये क्वेश्चन पहले भी जेईई मेन के अंदर कई बार आ चुका है। अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से देख लेते हैं, ए की डायमेंशन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू PV स्क्वायर। यदि आप लोगों को मालूम होगा कि दो क्वांटिटीज़ को हम तभी ऐड कर सकते हैं यदि उनकी डायमेंशन बराबर हो, तो डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ A/V स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू PV स्क्वायर। और यदि हम B की बात करें तो B की डायमेंशन तो V के बराबर ही है, तो यहाँ पे V रख देते हैं, तो V से एक V कट जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ P इंटू V। तो कितना स्ट्रेट, तो पिछली बार से भी आसान क्वेश्चन आया, उसमें तो MLT की टर्म्स में निकलवाते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा आपको P और V की टर्म्स में ही आंसर मिल जाता है। तो इसलिए देख सकते हैं इस बार का पेपर आई थिंक इट इज़ द इजीएस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी। वेरी गुड, इट इज करेक्ट। The property of body by virtue of which it tends to regain its original shape when the external force is removed, elasticity. We know everything. Whenever we remove the force from a material, it tries to regain its original shape, and the property जो उसको regain कराती है, that is property is elasticity. It is very very correct. The restoring force depends on the bonded interatomic and intermolecular forces of solid. तो ये भी चीज़ हम elasticity में लर्न करते हैं कि जो इंटरनल फोर्स आता है ये कहाँ से आता है। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो वापस से बॉडी को रिगेन करा रहा है शेप को, ये आता है उसके मॉलिकुलर लेवल के फोर्सेस से, जो कि यहाँ पे बोला गया है इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। ये चीज़ हमने NCERT की बुक में बहुत क्लियरली समझाई जाती है कि दिस फोर्स कम्स फ्रॉम इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। सो अगेन दिस इज राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यानी कि both A and R are true and the R is the correct explanation of A. तो अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन इस बार बहुत आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अदरवाइज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार टिपिकल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी आ रहे हैं, और जो NCERT की बुक है आपकी उसी में से पूछे जा रहे हैं। जो बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग करते हैं, बेसिक चीज़ें जो हम वहाँ से लर्न करते हैं, उसी के ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो इस चीज का ध्यान रखिए। इस बार आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है फॉर थियोरेटिकल क्वेश्चंस, अब अभी आपका बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है, तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन आप रीड करिए, क्योंकि छोटी मोटी चीजें होती हैं, कई बार नहीं दिखती हैं। अदरवाइज दीज आर द मेजर थिंग्स एवरीवेयर, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट्स बेस्ड ऑन द पोलराइड। तो स्टूडेंट एक पोलराइजेशन का टॉपिक है जिसको हमने हटा दिया है बोर्ड से, तो सीबीएसई बोर्ड में टॉपिक कट गया है, बट इट इज इन स्टिल जेईई मेन। तो उसी में क्वेश्चन है, पोलराइड का है। ए पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड, देन द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर रोटेशन। यानी इसका मतलब ये है कि दो पोलराइड है। जनरली यदि आप लोग थोड़ा सा, ये बच्चे कम करते हैं इस टॉपिक को, फिर भी मैं समझा देता हूँ। दिस इज द पोलराइड, यू कैन ट्रीट लाइक ए डिस्क, तो इट्स ए पोलराइड। तो दो पोलराइड है और उनके बीच में एक तीसरा पोलराइड है। इस पोलराइड, ये जो दोनों पोलराइड हैं, दे आर क्रॉस्ड। क्रॉस्ड मतलब यदि मान लीजिए इसकी एक्सिस कुछ ऐसे रहने वाली है, तो दूसरे वाले की जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल, यानी कि दे आर क्रॉस्ड पोलराइड। इफ द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन पोलराइड इज वर्टिकल, देन द सेकेंड पोलराइड विल बी हॉरिजॉन्टल। यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, और बीच में जो पोलराइड शीट है इसको हम रोटेट कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो एक्सिस है, इसको आप रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। तो यदि हमें देखा जाए तो एक एंगल ऐसा होगा जिसपे लाइट की इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलेगी, तो हमें वो एंगल बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने पोलराइजेशन में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ मैलस, और अक्सर यदि आप देखेंगे जेईई मेन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है पोलराइजेशन में, वो इसी लॉ के ऊपर सबसे ज्यादा आता है। यानी आपको यदि पूरा का पूरा पोलराइजेशन भी नहीं करना है और ये लॉ ऑफ मैलस भी यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, तो इससे भी आपका क्वेश्चन कई बार बन जाता है। और ये बहुत इजी है, कैसे समझते हैं इसको। लॉ ऑफ मैलस ये बोलता है, यदि मान लीजिए कोई पोलराइज्ड लाइट आ रही है, यहां से एक पोलराइज्ड लाइट आती है और वो इस पोलराइड से दूसरे पोलराइड से पास होती है, और इन दोनों की एक्सिस में देयर इज द एंगुलर डिफरेंस। यदि इसकी एक्सिस थोड़ा सा हम किसी एंगल पे ले लें, इफ एंगुलर डिफरेंस इज थीटा, तो जो इंटेंसिटी यहां से कम होके आएगी, लेट अस से इफ दिस इंटेंसिटी इज आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट आ रही है पहले पोलराइजर से और बीच के पोलराइजर से पास हो रही है, जिसको हमने थीटा एंगल पे टिल्ट करके रखा हुआ है, तो जो इंटेंसिटी यहां से निकल के आएगी दैट विल बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और ये होता है लॉ ऑफ मैलस, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैलस। यदि मान लीजिए ये लाइट पोलराइज होके आ रही है फर्स्ट पोलराइड से, और सेकंड पोलराइड जो है वो इस पोलराइड की एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो हम वर्टिकल से ही ले रहे हैं, तो एंगल भी हमने थीटा एंगल वर्टिकल से ही ले लिया है कि थीटा एंगल वर्टिकल से इंक्लाइंड है। तो जो इंटेंसिटी निकल के आएगी दूसरे पोलराइड से, इट विल बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि दूसरा पोलराइड और है, तो यहां से भी ये लाइट पास होगी, तो ऑब्वियसली यदि यहां से हमारा एंगल थीटा बन रहा है, तो इस केस में यदि हम एंगल निकालेंगे, तो इस केस में जो हमारा एंगल बनेगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज क्योंकि एक्सिस जो है वो क्रॉस्ड है, यानी कि दोनों पोलराइड की एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यदि इस पोलराइड से इसकी एक्सिस का एंगल थीटा निकल के आ रहा है, तो दूसरे वाले से जो निकल के आएगा इट विल बी 90 माइनस थीटा। और जब इससे लाइट निकल के आएगी तो फिर से, पहले तो इतनी ही लाइट थी, फिर से एक बार लॉ ऑफ मैलस लगाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यानी कि जो इंटेंसिटी आ जाएगी लाइट की फाइनली, इट विल बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट बाई 4 और 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, आई नॉट
डजेंट डिपेंड अपॉन द एंगल। आई नॉट यदि आप ध्यान से देखें तो इंटेंसिटी आई नॉट एंगल के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। हाँ, ये वाला फैक्टर थीटा के ऊपर डिपेंड करता है और ये मैक्सिमम तब होगा जब 2 थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए, तो यानी थीटा हमारा कितना हो जाए 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उन बच्चों को जो पोलराइजेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर पोलराइजेशन नहीं आता है सिलेबस के अंदर, बट जेईई मेन के अंदर पोलराइजेशन आता है। और पोलराइजेशन में कुछ बेसिक थ्योरी हमें लर्न करनी होती है कि पोलराइजेशन क्या होता है, पोलरॉइड क्या होते हैं, एंड फाइनली द लॉ ऑफ मैलस। और जनरली जो जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्रेफरेंस लॉ ऑफ मैलस ही रहती है। तो यहाँ पे यदि किसी बच्चे ने ज़्यादा भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ लॉ ऑफ मैलस भी पढ़ा है, तो उससे ही क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन आए जा रहे हैं, फिर से देखते हैं। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो हम लोग जानते ही हैं मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है और अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। और यदि हमें एंगुलर स्पीड निकालनी है, यदि लेटेस्ट से यदि हम एंगुलर स्पीड ऑफ मून निकालें, तो हमें पता है इन 1 राउंड एंगल टर्न्ड इज 2 पाई and time period is the time period of moon and time period of moon is 27.3 days। हम लोग सब जानते ही हैं time period of moon is 27.3 days। whereas यदि हम अर्थ की बात करें तो it will be 2 pi divided by time period of earth। अर्थ का मिनिमम टाइम पीरियड जनरली यदि हम लें तो it will be 30 days। तो यानी आप देख सकते हो angular speed of moon is more, so this statement is correct। angular speed of moon about the earth is more than the angular speed of earth in its orbit around the sun, so statement 1 is correct। second देखते हैं। तो moon takes less time to move around the earth, that is also correct, than the time taken by the earth to move around the sun, so this statement is also correct and also this is the explanation of 1। तो यानी आप यदि ध्यान से देखें तो दोनों एक्सप्लेनेशन क्लियरली करेक्ट भी हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है दूसरा। तो इसके अंदर भी बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A। अगेन द सिंपल क्वेश्चन। और यहाँ तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप लोगों का सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक लगाना है और कुछ है ही नहीं। जनरली यदि आप प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो असर्शन रीजन में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें डिसाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तो इस बार ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं कि डिसाइड करना भी बिल्कुल इजी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ ए मूविंग कैल्मन। लाइक यदि आप लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सब लोग देखते ही हैं, यूज़ करते हैं। दिस इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बीच में यहाँ पे पॉइंटर रहता है। जैसे ही आपने इसमें करंट पास कराई 200 माइक्रो एम्पियर की, तो ये 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ गया इसके अंदर। तो कुछ इट इज लाइक दिस फॉर 200 माइक्रो एम्पियर। तो हमें ये पूछ रहा है द करंट टू कॉज ए डिफ्लेक्शन ऑफ π/10। सो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है इट्स ए वेरी बेसिक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करके लीस्ट काउंट निकाल के करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूज करना नहीं है आप लोगों को, सीधा इसको पाई की टर्म में लिख देते हैं। इट विल बी π/3। तो आप क्या देख रहे हैं, फॉर π/3 इट इज 200 माइक्रो एम्पियर। तो यू कैन राइट for 1 it is 200 upon π/3 and now for π/10। तो 3 ऊपर चला जाता है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है and it will be 60 माइक्रो एम्पियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हमारे को ये लगता है कि जेईई मेन बड़ा पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, आपको उस समय काम बैलेंस वे में सोचना है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक नॉलेज से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए तो हमें कोई एक्स्ट्रा फिजिक्स की नॉलेज भी नहीं चाहिए। सिंपल एक्सपेरिमेंट यदि आप लोग करते हैं तो इस तरह के वहाँ पे करते हैं, कितने डायल पे कितनी रीडिंग होगी, कितने डायल पे कितनी रीडिंग होगी, तो इजीली वही क्वेश्चन है, उससे आप कर सकते हैं। अगेन वन मोर क्वेश्चन। तो फिर से एक बार देख रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इन वर्नियर कैलिपर्स इफ पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट। तो हम लोग देखते हैं ना कि वर्नियर कैलिपर्स में समटाइम्स
जीरो एरर आ जाती है। जीरो एरर का मतलब है कि यदि मान लीजिए आप रीडिंग ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपने दोनों जो को टच करा दिया, दोनों जो को यदि वर्नियर कैलिपर्स के आप टच करा देते हैं तो जीरो दोनों मीट आउट करने चाहिए, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का। लेकिन यदि जीरो एरर आ रही है तो फिर वो दोनों जीरो टच नहीं करते हैं। कई बार पॉजिटिव जीरो आ जाती है, कई बार नेगेटिव जीरो आ जाती है। तो पॉजिटिव जीरो आ गई है, देन while taking the measurements the reading taken will be more than the actual reading, so it is correct because यदि आप वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे जब भी पॉजिटिव एरर जीरो एरर आती है तो ये ज़्यादा पड़ता है, फिर एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा रीडिंग पढ़ लेगा ये। यानी इसका मतलब है कि पहले से ही वो थोड़ा पीछे आ जाएगा जीरो, तो वो जब आप जीरो वापस आएगा तो इट विल ट्रेवल सम मोर रीडिंग। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जब आप उसमें जॉब को इंसर्ट करेंगे इट विल रीड द मोर, तो इट इज करेक्ट। द जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर माइट हैव हैपेंड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड ड्यू टू रफ हैंडलिंग। सो जनरली जीरो एरर आती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मीन्स लाइक जब आप उसको स्लाइड करते हैं तो प्रॉपर यदि स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो जब जॉ मीट करेंगे और जॉ के बीच में भी यदि आप देखें तो जॉ प्रॉपर मीट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, तो भी जीरो मीट आउट नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से आती है। इसके अलावा रफ हैंडलिंग से हमारा क्या मतलब है कि आपने इंस्ट्रूमेंट को साफ नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट को नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इट्स ए करेक्ट रीजन एंड assertion. So A and R are correct and R is the correct explanation of A. लास्ट टाइम भी देख रहे थे हम लोग, स्फेरोमीटर पे क्वेश्चन आया था और मैंने तब भी आपसे कहा था कि इट इज़ द पैटर्न एक्चुअली। यदि आप इस पैटर्न को ध्यान से समझते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि आप जितने भी एक्सपेरिमेंट की लिस्ट हमारे पास आई हुई है, हमेशा यदि आप देखें तो एक क्वेश्चन तो आता ही है, और इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वो 8-10 एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है, सारे एक्सपेरिमेंट आप करते ही हो, बस एक बार उनको देख लीजिए, थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, फाइल आप लोग बनाते ही हो, तो यू विल सी ये क्वेश्चन तो आप स्ट्रेट अवे आंसर कर पाओगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, बॉल सस्पेंडेड बाई थ्रेड स्विंग्स इन वर्टिकल प्लेन। सो लास्ट टाइम भी हम देखते हैं कि ये वर्टिकल प्लेन का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यहाँ पे एक बॉल है और ये वर्टिकल प्लेन में स्विंग कर रही है, और लेट अस से यहाँ पे ये पहुंच गई है एक्सट्रीम पोजीशन पे इस एंगल में। तो हमें मालूम है जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाती है तो उस केस में ओनली ये वाला एक्सेलरेशन ही एग्जिस्ट करता है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा। क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोएस्ट पोजीशन। जब लोएस्ट पोजीशन में होता है तो हमें पता है कि लोएस्ट पोजीशन में जो एक्सेलरेशन होता है दैट विल बी, क्योंकि टेंशन पूरा कैंसिल आउट कर देता है mg को, तो ओनली जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड द सेंटर। तो यानी कि इसका मतलब जो लोएस्ट पोजीशन में एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r एट लोएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन पे ओनली नॉर्मल एक्सेलरेशन, sorry, this will be the lowest position and this is normal. Highest position पे only tangential acceleration होगा and it will be g sin theta. अच्छा, इसके अलावा यदि आप चाहें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इस v को भी निकाल लेते हैं। ये हाइट यदि हम इसको l बोलें तो ये हाइट आ जाएगी l cos थीटा, और यदि हम इस छोटी सी हाइट की बात करें तो इट विल बी l इंटू 1 - cos थीटा। तो यदि हम यहाँ से v² निकालना चाहें तो ये जो v² आता है ये आ जाता है 2g l इंटू 1 - cos थीटा। यदि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखें तो al आ जाएगा लोएस्ट पोजीशन पे, l की जगह हम r रख देते हैं 2gr रेडियस 1 - cos थीटा अपॉन r। तो r से कैंसिल आउट r हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2g इंटू 1 - cos थीटा। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो लेट अस डू दैट। g sin थीटा इज इक्वल टू 2g 1 - cos थीटा। तो इसको यदि आप करेंगे तो g से g कट जाएगा। फर्दर हमें थोड़ा सा थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले से कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा के फॉर्मूले हम लोगों ने लर्न किए हैं। उसमें से एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 तो प्लस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो एक स्क्वायर से एक कट जाता है और एक 2 से एक 2, यानी tan थीटा बाई 2 जो आ जाता है दैट विल बी tan थीटा बाई 2, दैट विल बी 2, tan theta by 2 that will be 2 sin theta divided by cos theta by 2. So sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 1 minus cos theta, 2 cos square theta by 2, तो it will be tan theta by 2. So हम लोग इसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों से एक छोटा सा दोबारा से करते हैं इसको, इस स्टेप को 1 माइनस कॉस थीटा वाले स्टेप को यदि हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से यदि हम देखें तो इट विल बी, तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी हमें लिखना होगा यहाँ पे कॉस थीटा को लिखना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें करना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। एंड नाउ यदि आप इसको रीअरेंज करेंगे तो tan थीटा बाई 2 1 बाई 2 यहाँ से आ जाता है, तो थीटा बाई 2 जो यहाँ से आ जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स 1 बाई 2, और उसमें फिर फर्दर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिस इज इन्वॉल्व क्वेश्चन, समटाइम्स इस तरह का एक आध क्वेश्चन जेई डालते ही हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो जेई मेन के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और वर्टिकल सर्किल पे क्वेश्चन आता ही है हर साल। आप लोग यदि ध्यान से देखेंगे पेपर्स, लास्ट ईयर के पेपर्स देखें या इस साल भी सेशन वाइज पेपर देखें तो वर्टिकल सर्किल पे क्वेश्चन आ ही रहा है सेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट इज फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट, लूज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग। इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग बहुत करते हैं। लेट अस से दिस इज द टारगेट एंड बुलेट इज कमिंग लाइक दिस एंड इट इज कमिंग विद द वेलोसिटी v, और यदि 4 सेंटीमीटर ये चली जाती है अंदर, तो जो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 1/3 ऑफ loses 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, इट मीन्स जो इसकी वेलोसिटी रह जाएगी दैट विल बी 2v/3। तो इसमें यदि हम अपना थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, जनरली इस तरह के क्वेश्चन के अंदर p स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो यदि आप इसमें यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर बाई 9 एंड u इज v स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकल के आ रही है दैट विल बी 4v स्क्वायर बाई 9 माइनस v स्क्वायर, इट मीन्स इट विल बी 5v square by 9 and into 8. It's also come. So this will be the acceleration. अब वो बोल रहा है कि फर्दर कितना पेनिट्रेट कर जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि इसका मतलब फर्दर पेनिट्रेशन लेट अस से स्मॉल d एंड दिस टाइम इट कम्स टू रेस्ट। तो उसके लिए फिर से हम इसको इक्वेशन को दोबारा लगा देते हैं। इस बार जो हमारा u है वो ये बन जाएगा और v हमारा 0 हो जाएगा, सॉरी u हमारा ये हो जाएगा, तो इट विल बी 4v square by 9 and this acceleration is negative because it's deceleration, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा 2 and this is 5v square upon 9 into 8 and
ऑल्सो डी। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने यूनिट को चेंज नहीं किया, तो आप देख रहे हो कि ये दोनों रेशो में आ गए हैं, मैंने इसलिए चेंज नहीं किया। यदि मान लीजिए मैं यहाँ मीटर में रखता तो डी भी मीटर में आ जाता, और यदि मान लीजिए मैंने सेंटीमीटर में रख दिया है तो डी भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस तरह से आप अपना टाइम थोड़ा सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आता है इस केस में डी विल कम आउट 8 × 4 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। यदि हम इसको मीटर में निकालें तो 32 × 10⁻³ मीटर। यहाँ पे मीटर आ जाएगा, इट विल नॉट बी द सेंटीमीटर, इट विल बी मीटर ओनली। तो ये जो आएगा यहाँ पे इट विल बी मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी, और इस क्वेश्चन को जेई ने अपनी जो आंसर शीट आई है उसमें ड्रॉप लिखा हुआ है। ड्रॉप मीन्स ये क्वेश्चन सभी बच्चों को इसका मार्क्स दे दिया जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं बनता है। बट स्टिल यदि आंसर आता 32, यानी कि लाइक इफ देयर इज 32, तो देन दिस विल बी द आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस पता होना चाहिए कि कौन सा गेट कौन सा है। ये वाला जो गेट होता है इट इज़ ए और गेट, दिस वाला इज एंड गेट, और ये दोनों जो गेट हैं वो है नॉट गेट। तो लॉजिक गेट में बस आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल कौन से गेट का है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लॉजिक गेट का। नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट है उसका उल्टा कर देगा। यदि आप इसमें 0 का इनपुट दे रहे हैं तो ये 1 कर देगा, 1 का इनपुट दे रहे हैं तो 0 कर देगा। एंड गेट में हमें ध्यान रखना है कि दोनों इनपुट जो होंगी उससे ही फाइनल आउटपुट डिसाइड होगी। मीन्स यदि मान लीजिए आपने 0 0 इनपुट किया, इट्स गुड, 0 and 0 इज 0। यदि लेकिन मान लीजिए आपने 1 and 0 इनपुट दिया तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए दोनों इनपुट सेम होने चाहिए। यानी 1 and 0 इज ऑल्सो 0, 0 and 1 इज ऑल्सो 0, 1 and 1 इज द ओनली 1। यानी कि इसका आउटपुट सेम तभी आएगा जब दोनों का इनपुट सेम होगा। इट इज द प्रॉपर्टी। और के अंदर क्या है, यदि एक भी इनपुट आ गई तो काम हो जाएगा। 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 0 1 इज 1 एंड 1 1 इज ऑल्सो 1। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल होती है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अब मान लीजिए हम इसमें केस लेते हैं कि दोनों को 0 इनपुट यदि हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस वाले एंड गेट के अंदर 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। इसके लिए भी सेम चीज हो जाएगी, यहाँ से 1, यहाँ से 0, अगेन 0, 0 0, तो यू विल गेट 0। तो 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ना ये ऑप्शन हो सकता, यानी ये होगा या ये होगा। उसके बाद देखते हैं 0 1 डाल के या 1 1 डाल के भी चेक कर सकते हो, क्योंकि 1 1 में भी आंसर आ रहा है। तो यदि हम यहाँ पे 1 1 डालते हैं, अब क्या इनपुट जाने वाला है, तो यदि हम यहाँ से डालेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर अगेन 0 आ जाएगा, 1 0 फिर 0, अब भी 0 1, अगेन 0 0 0 0। तो यानी जब आप 1 1 का इनपुट डालेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन बी के अंदर ही हो रहा है। तो ऐसे आप लॉजिक गेट में सिर्फ आपको गेट का सिंबल पता होना चाहिए, उसके बाद तो बस आपको इनपुट के हिसाब से आउटपुट डिसाइड कर लेनी है, और उनको हम यदि प्लेस करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो आगे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए बी बीच के पॉइंट है। यदि मान लीजिए कोई बॉडी फॉल कर रही है, तो लेट अस से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो जब ये गिरेगी तो यहाँ से ऐसे चलती हुई चली जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है दैट विल बी 80 मीटर, और इसका जो टाइम है दैट इज 2 सेकेंड। तो हमें बताना है कि पॉइंट ए की डिस्टेंस यहाँ से ये कितनी होने वाली है। तो इसको हम लेट एच कर लेते हैं। तो यदि हम इक्वेशन लगाएं फ्रॉम 0 to a, तो 0 to a यदि हम बोलें, इसको t टाइम लगता है यहाँ तक गिरने में, तो h हो जाता है हाफ gt²। और यदि हम ऊपर से फिर दिखाएं तो अब h प्लस हो जाएगा 80 = हाफ gt +2²। और यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन को, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 बराबर आ जाएगा हाफ g
टी प्लस 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसको आप फर्दर a माइनस बी से कर सकते हैं। तो t प्लस 2 प्लस टी यानी कि 2t प्लस 2 आ जाएगा एंड द सेकेंड आ जाएगा 2। तो एक 2 से हम एक 2 काट सकते हैं। g इज 10 और 80 इक्वल्स टू 20 इंटू टी प्लस 1। तो यहाँ से यदि आप सॉल्व करेंगे तो t विल कम आउट 4 माइनस 1 यानी 3 सेकेंड। तो यहाँ पे आप t इजीली निकाल सकते हैं एंड यू पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। तो h आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 9, तो इट विल बी 45 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आप लोग करते हैं फ्री फॉल के अंदर, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये क्वेश्चंस थोड़ा बहुत अरेंज करके लगाने हैं। बच्चे और तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ दिया हुआ है लाइट का, इट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सिंगल नैरो स्लिट। यानी कि यहाँ पे एक ही स्लिट है एंड द विड्थ ऑफ स्लिट इज 0.001 मिलीमीटर। तो फोकस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हम देखते हैं फ्रॉनहोफर में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और हमें फिर मिलता है मिनिमा। हमें निकालना है कि मिनिमा कितने एंगल पे फॉर्म होगा। तो यदि हमें डिफ्रैक्शन की इक्वेशन याद है तो हम स्ट्रेट अवे लगा सकते हैं। और फर्स्ट मिनिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा n विल बी 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, और a की वैल्यू हमें दिया हुआ है मिलीमीटर में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इट विल बी 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 साइन थीटा। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। लैम्डा इज 5000, तो 5000 इंटू एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर -7। तो यहाँ से थोड़ा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 टू द पावर -10, सॉरी, इट्स एंगस्ट्रॉम। तो 10 टू द पावर -3 एंड इट्स 9। So further sin theta will come out 5 into 10 की पावर -1 और it's 0.5 और पाई बाई 2 या 1/2। तो यानी थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। तो अगेन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हर साल आप देखते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और ये क्वेश्चन भी अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इट इज़ 30 डिग्री इज द आंसर। Okay, here is the fluid mechanics. Pressure meter attached with a closed pipe is this. On opening the valve, then it means it is the starting pressure when the velocity of fluid is 0, and when you open the valve, the water starts flowing and the reading of the pressure meter falls to this. So it means यदि आप देखें जब इस कंडीशन में था तब प्रेशर था ओनली, वेलोसिटी 0 थी। तो यानी कि यदि हम इसमें आगे रिकर्डेंट लिखते हैं तो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ऑन कर देंगे, न्यू प्रेशर इज P2, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म भी आएगी। तो ये बर्नौली इक्वेशन में हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 यदि आप करेंगे तो इट विल बी 2.5 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल्स टू हाफ एंड रो इज 10 की पावर 3। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 2, तो v स्क्वायर आ गया 50, तो v आ गया √50। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50। बिकॉज आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हों, ये कुछ भी हो सकता है ब्रैकेट के अंदर, √v भी हो सकता है, तो इसलिए ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बर्नौली इक्वेशन के ऊपर।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 50 ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर इज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मालूम ही है KQ/R। तो यही बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो K इज 9 × 10⁹ चार्ज इज द 50 into 1.6 into 10⁻⁻19 बिकॉज इट्स Z इज 50 और Z 50 का मतलब है इसके अंदर 50 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और एक प्रोटॉन का चार्ज हमें मालूम नहीं है। तो 50 का कितना हो जाएगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड R इज 9 × 10⁻⁻13 एंड 1 more 4 मीटर 10⁻²। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 इज स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट, 15 means 10⁻⁻4. So if you calculate further तो ये हो जाता है 80 × 10⁵ और हमें देना है 10⁶ में, तो इट इज़ 8 × 10⁶ वोल्ट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। तो अगेन कैलकुलेशन भी सिंपल है, आप देखें इस बार जेईई का पेपर, कैलकुलेशन पार्ट इज आल्सो वेरी सिंपल। सो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो यहाँ पे एक क्लोज्ड पाइप ले लेते हैं, इसकी लेंथ है 150 सेंटीमीटर एंड वन इज ओपन ऑर्गन पाइप, इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, इट इज़ 350 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को मालूम है, यदि मान लीजिए आप इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालें, फंडामेंटल मोड में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी N1 दैट विल बी V/4L और L की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं V अपॉन, यदि हम मीटर में रखेंगे इट विल बी 1.4, इट विल बी V/6। इधर से देख लेते हैं, हियर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 2L, तो यहाँ भी वही कर सकते हैं, तो इट विल बी V/7। और आपको पता है कि बीट्स कैसे निकालते हैं, बीट्स फ्रीक्वेंसी इज n बीट जो होता है आप लोगों ने सबने किया है N1 - N2 एंड इट इज गिवन एज 7। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं V/6 - V/7 इक्वल्स टू 7। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट विल बी V/42 इक्वल्स टू 7। सो V विल बी 42 × 7, तो इट विल बी 294। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता है, तो आपको उसमें एग्जैक्ट आंसर ही निकालना होगा। यदि आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे बाय मेमोरी इट विल बी रॉन्ग, तो एग्जैक्ट आंसर आपको निकालना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, रिंग एंड सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। तो ये अगेन रोलिंग का क्वेश्चन है। तो रोलिंग में दिस कैन बी रिंग और स्फीयर एंड दे आर कमिंग, ये दोनों नीचे आ रहे हैं, रोलिंग में आ रहे हैं, नो स्लिपिंग, प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है। और दोनों स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। दोनों की रेडियाई आइडेंटिकल है, दोनों का मास भी आइडेंटिकल है। सो यहाँ पे हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यदि रेशो 7/x है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन रोलिंग में कई बार बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि रोलिंग तो कट गया है, लेकिन हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। यदि आप लोग देखें कि यदि यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन इज नोवेयर मेंशन, तो दोनों ही बॉडी का मास सेम है, रेडियस सेम है, तो दोनों ही बॉडी जब आएंगी नीचे तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा, या ये कह सकते हैं एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगा। वेलोसिटी में बी डिफरेंट बट एनर्जी इज कंजर्व, तो दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो सेम रहेगा। और जब आप रेशो निकालेंगे दिस रेशो विल कम आउट 1 एंड x विल कम आउट 7। तो यहाँ पे आप लोग इसको इजीली एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते थे, अदरवाइज आप इसको रोलिंग के डिटेल कॉन्सेप्ट से भी करेंगे तो आंसर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है,
और एनर्जी तभी लॉस होती है जब फ्रिक्शन होता है। तो दोनों बॉडी सेम ही एनर्जी से नीचे आएंगी, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडी इज सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडबर्ग कांस्टेंट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पास्चन सीरीज का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही है, आर। पास्चन सीरीज तब प्रोड्यूस होती है जब थर्ड ऑर्बिट में आता है हायर ऑर्बिट से। हायर ऑर्बिट देखनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, लेकिन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू यहाँ पे जो होगी दैट विल बी 4। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं r 1/9 माइनस 1/16, तो इट विल बी 7r upon 112. It is 1 upon lambda, so lambda will be 112 upon 7r. तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा अल्फा का दैट विल बी 112। तो अगेन ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है और नो कैलकुलेशन। जैसा मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों के से ये बात शेयर करता आ रहा हूँ कि पैटर्न कुछ इस तरह का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन इज फॉर्मूला बेस्ड एंड नो कैलकुलेशन, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हेयर दो चार्ज हैं, इक्वल एंड अपोजिट, आर प्लेस्ड एट पॉइंट A and B located in an electric field. The magnitude of torque, टॉर्क का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, डायपोल के केस में जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है that will be P क्रॉस E। तो यहाँ पे E हमारे को दिया ही हुआ है, E यदि हम निकालेंगे तो E हमें दिया ही हुआ है 0.2 I कैप, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में है, तो इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 20I वोल्ट पर मीटर। 100 से आप सेंटीमीटर बनाने के लिए 1/100 से करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 20I। अब हमें निकालना है P की वैल्यू हमें मालूम ही है, इट विल बी Q इंटू 2A एंड दिस 2A विल बी द वेक्टर। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि डायरेक्शन ऑफ इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो व्हेन यू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पे यदि ये A है, ये है B, तो यहाँ आ जाएगा R ऑफ B माइनस R ऑफ A, दिस विल बी द वेक्टर। तो यदि आप लिखेंगे इसको, तो यदि B में से हम A को घटाते हैं तो इट विल बी 4 माइक्रोकुलम, तो 4 इंटू 10 की पावर -6। यदि हम इसको लिखते हैं फर्दर तो 2 - 1 इज I कैप, देन फर्दर -1 एंड 0, तो माइनस का J कैप, एंड देन फाइनली प्लस का K कैप। तो यदि आपको ये मिल जाता है, अब हम टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क के लिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो 20 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 को हम बाहर ले सकते हैं पूरी कैलकुलेशन से, बिकॉज दीज आर स्केलर्स। अंदर जो आएगा दैट विल बी I कैप क्रॉस I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। यदि आप फर्दर क्रॉस करेंगे तो इट विल बी 8 इंटू 10 की पावर -5, यहाँ से हम देख रहे हैं 4 इंटू 2 8 एंड 1 0 इज 10 की पावर -5। यदि आप इसको करते हैं तो I क्रॉस I विल बी 0 minus I cross J, so you can see minus I cross J, so it will be minus K cap, and further plus I cross K, and K cross I is J, but it will be negative J. So if you want to calculate the magnitude part, तो magnitude part जो होगा इसका that will be the magnitude, it will be under root 8 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर। सो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो इट विल बी 8 इंटू 10 की पावर 5 रूट 2, एंड यदि आप आंसर में देखें तो हमें सिर्फ रूट की वैल्यू बतानी है,
तो अल्फा विल बी 2। तो यहाँ पे भी देख रहे हो थोड़ा कैलकुलेशन है, बट आप इसको इजीली वेक्टर से कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे निकालना है हमारे को पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इज cos फाई, हम लोगों को मालूम ही है, एंड इट इज r/z, और z क्या होता है अंडर रूट XL माइनस XC में भी जो बड़ा हो, और प्लस r²। तो सबसे पहले XL निकाल लेते हैं। XL विल बी द ओमेगा L, ओमेगा इज 2 पाई एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50, L इज 100/पाई इंटू 10⁻³ हेनरी। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 10⁻⁴, तो इट विल बी 10 हेनरी, एंड XC इफ यू कैलकुलेट 1/ωc, XC विल बी 1/ωc। तो इसको हम फर्दर पुट करते हैं, 1/2 पाई इंटू 50, एंड द C इज 10⁻³ तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻³ विल बी ऊपर, और अगेन इट विल बी कम आउट 10। तो यानी कि ये टर्म तो आपकी 0 ही हो जाती है स्ट्रेट अवे, तो इट विल बी अंडर रूट r² एंड इट इज r। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, cos फाई इज स्ट्रेट अवे 1। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आंसर 0 नहीं होगा, बिकॉज हमें पूरा पावर फैक्टर बताना है, नॉट दिस फेज एंगल। ये फाई जो होता है वो फेज एंगल होता है। कुछ बच्चों ने इसमें गलती कर दी है, उन लोगों ने आंसर 0 लिख दिया जल्दबाजी में, लेकिन हमें पूरे cos फाई की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में, पावर फैक्टर की, एंड इट इज़ 1। तो ये नहीं करना है आपको, क्वेश्चन आसान है, पढ़ के ध्यान से आंसर करना है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो मैंने कितनी जल्दी, कितना फास्ट मैंने ये क्वेश्चन पेपर कर लिया है। अब हम इसको करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी। तो यदि हम उसके लिए फिंगर को कर्ल कर सकते हैं, तो यदि करंट को हमने क्लॉकवाइज ले लिया है तो इट विल बी इनसाइड, एंड अगेन द करंट इज क्लॉकवाइज, तो नीचे से भी आप यदि देख रहे हो तो इट विल बी इनसाइड। तो दोनों के कारण जो फील्ड आएगा वो आ जाएगा दोनों के फील्ड का सम। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये दोनों सेमी सर्किल हैं, तो सेमी सर्किल के अंदर जो सेंटर पे फील्ड आता है दैट इज μ0I/4 ऑफ R1 प्लस μ0I/4 ऑफ R2। तो यहाँ पे मैंने करंट सेम क्यों लिए हैं, क्योंकि पूरा लूप तो सेम ही है, दोनों के अंदर सेम ही करंट फ्लो करेगी। स्ट्रेट वायर का इस डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं आएगा, इस स्ट्रेट वायर का और इस स्ट्रेट वायर का। बाकी वैल्यू आप लोग इसमें पुट कर दीजिए, μ0I/4 हम कॉमन ले सकते हैं, 1/R1, R1 इज 2 पाई एंड R2 इज 4 पाई, तो इट विल बी μ0I/4, और ये आ जाएगा यहाँ से 3/4 पाई। I की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, I इज 4 एम्पियर, तो यहाँ पे हम I की वैल्यू 4 रख सकते हैं। तो μ0/4 पाई तो हो जाएगा 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ एंड इंटू I की वैल्यू 4 इंटू 3 एंड डिवाइड बाई 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, एंड अल्फा इज, इन केस इट इज अल्फा इंटू 10⁻⁷, तो इट विल बी 3 ओनली। तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल क्वेश्चन आता है। ये यदि आप लोग थोड़ा सा अवेयर होकर तैयारी करें, थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेंट रहें, सारी शिफ्ट के अंदर लास्ट 2 ईयर्स के पेपर सिर्फ देख लें और इस सेशन का पेपर देख लें, तो आपको कंप्लीट पैटर्न पता चलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार आप पैटर्न को रीड कर लेंगे तो आप लोग फिर ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे ही नहीं जो आते नहीं हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ना भी बहुत पड़ता है और वो गलती करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो पेपर करने वाले हैं या जो पेपर आने वाला है उसका पैटर्न कैसा होने वाला है। यदि पैटर्न बेस्ड आप तैयारी करेंगे, सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चन,
थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं तो उतने ही एफर्ट से आप ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ कि आप जितने भी सेशन का पेपर है सबका सोल्यूशन डिटेल करना है, आपको देखना है, समझना है कहाँ मिस्टेक हो रही है, कौन सा मेथड हमने गलत अडॉप्ट कर लिया है। यदि आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगले सेशन के अंदर आप लोग बेस्ट मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसी सब इनपुट के साथ मैं आपके साथ फिर से डिस्कस करता रहूँगा। दिस इज़ द सेकंड सेशन पेपर ऑफ 27 जनवरी और अब अगला जो सेशन है वो 29 का है, मैं वो फिर से लेके आऊँगा आपके साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो चैनल। थैंक यू।